नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही में मिलवाते हैं हमारे मेहमान से, ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की बात में क्या कुछ खास विषय लेकर आए हैं। सबसे पहला विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर 5G पर विशेष चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया और किशोर अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको मिलवाऊंगी विषय विशेषज्ञों से भी, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी कॉल करके जुड़ सकते हैं हमसे इस कार्यक्रम में। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे टोल फ्री नंबर्स। अब देखते हैं आज की तिथि क्या है, क्योंकि तिथि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो नजर डालते हैं क्या है तिथि आज की। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है, 26 मई 2023 है आज और दिन है शुक्रवार। तो ये तो बात हुई तिथि की। दर्शकों, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि इतिहास में कुछ ना कुछ खास घटित होता है हर दिन। तो देखते हैं आज के दिन यानी कि 26 मई को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1983 में जापान में आए भूकंप में 104 लोगों की मौत हो गई थी। 2002 में चीन का विमान समुद्र में गिरा और 225 लोग मारे गए। 2006 में विज्ञान जगत में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चिंपैंजियों में फैला था। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के संबंध में अधिसूचना जारी की। और 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। तो ये तो कुछ खास बातें थी इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विचार जीवन बदल देता है और हर एक के जीवन में ये पल ज़रूर आता है। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक के धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। और ये अमृत वचन है जयशंकर प्रसाद जी के। बिल्कुल सही बात कही है कि जब तक समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने काबिल हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर विचार है। दर्शकों, आज की बात भी, आज हम एक बहुत खास विषय के साथ आपके बीच आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी और 5G पर विशेष चर्चा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर ललिता गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर ललिता गुप्ता जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैनेज से हैं और आज हम इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। मैम, पहला प्रश्न आपसे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन पर। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या महत्व है सूचना और प्रौद्योगिकी का। धन्यवाद दर्शकों। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी आपको, जैसा कि हम इस समय दूरदर्शन भोपाल देख रहे हैं, तो पहले जो टीवी आते थे वो आते थे CRT ट्यूब के, काफ़ी बड़े होते थे। तो उस समय वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। उसके बाद LCD टेक्नोलॉजी आई, उसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते थे। तो थोड़े उनकी CRT की जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई। अब आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो है LED। बिल्कुल। तो वो और थिन हो गई। तो इसमें लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज़ होते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे इस परिप्रेक्ष्य में चेंज हुई। अगर हम बात करें अपने कम्युनिकेशन में, मतलब कि सूचना के आदान प्रदान में, तो पहले हम इस्तेमाल करते थे हम वायर्ड टेलीफोन, मतलब फिक्स्ड लाइन टेलीफोन। तो उसकी टेक्नोलॉजी वायर्ड थी, उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते थे, रिसीव करते थे। जो आज भी चल रहे हैं उसमें डेटा का लॉस नहीं होता है। वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो अभी है भी और रहेगी भी, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हमें हमारे समय की मांग के अनुसार वायरलेस टेक्नोलॉजी पे भी जाना पड़ा।
तो फिर फर्स्ट जनरेशन का फ़ोन आया, बिल्कुल, फिर सेकंड जनरेशन का आया जी, उसके बाद थर्ड जनरेशन आया एंड अभी इस समय बिल्कुल। रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांस होती ही जा रही है। जो आप बात हमारे दर्शकों को बता रही है, बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि एक ज़माना था जब टेलीविज़न आते थे, काफ़ी बड़े बड़े टेलीविज़न होते थे, और आज का ज़माना है कि इतने स्लिम एलईडी टीवीज़ आ गए हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो टेलीफोन वायर्ड होते थे एक ज़माने में, और आज के समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और बिल्कुल स्लीक फ़ोन्स हैं जो कि हमारी सुविधा अनुसार बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैडम, आज विशेष चर्चा है 5G के बारे में, 5G की बात करने जा रहे हैं। क्या है 5G? 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है जी, इसे हम कहेंगे जनरेशन, जैसे कि हम लोगों में भी होती है पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। बिल्कुल, तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारी आई वो 1980s में, जी, 1980 के दशक में, उसका जो टेक्नोलॉजी आधारित थी वो थी टेक्स्ट मैसेज पे। जी, वो सिर्फ मैसेज के आदान या कहें एनालॉग वॉइस के लिए, ओनली फॉर एनालॉग वॉइस, या हम एक कहेंगे सिर्फ आवाज़ के आदान प्रदान, मैसेज बिल्कुल। के सिर्फ, नॉट फॉर वीडियो, बिल्कुल, ऑडियो, डेटा, कुछ नहीं। फिर आई सेकंड जनरेशन, वो अर्ली 90s में, उसे हमने कहा कि इसमें हमारे संग डिजिटल वॉइस ट्रांसमिशन हुआ। बिल्कुल, थर्ड जनरेशन में हमारे पास अब डेटा भी हम Exchange उसमें, हो सकता है। हाँ, डेटा, मोबाइल डेटा भी यूज़ हुआ। फिर आई फोर्थ जनरेशन LTE नाम, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आई, मीन्स बिल्कुल, वी कैन अपलोड एंड डाउनलोड डेटा एट अ हायर रेट। बिल्कुल, और अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2022 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में 5G सर्विसेज की शुरुआत की है, जिसके अभी तक 2 लाख से ज़्यादा BTS लग चुके हैं। अभी देहरादून में एक प्रोग्राम था बिल्कुल, काफ़ी बड़ा, और उसमें मतलब हमारे पास 500 से ज़्यादा सिटीज़ में इस समय 5G कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध है भारत में। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत में जो पूर्व वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5G की जो लॉन्चिंग की थी, और आज ये स्थिति है कि 500 से अधिक ऐसे नगर हैं जहाँ पर 5G यूज़ हो रहा है। तो हम अगर भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? 5G कैसे अकोमोडेट होने वाला है आने वाले समय में? उज्जैन में महाकाल लोक में इसकी शुरुआत हो चुकी है, मध्य प्रदेश में वहाँ से शुरुआत की है, इंदौर में भी, और जितनी स्मार्ट सिटीज़ बनी हैं जी, जहाँ पे हमें डेटा की और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। जी। अगर हम फ़ायदे और नुकसान की बात करें, फ़ायदे तो बहुत हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं 5G के, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, इकोनॉमिक्स भी सुधरेगा देश का। और क्या फ़ायदे हैं 5G के आने से? देखिए, भारत में 117 दूर संचार बेसिकली अपने यूज़र हैं, बिल्कुल, जो अपना मोबाइल को यूज़ करते हैं, और 82 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो उसका परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो एक भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ हर कोई कंपनी जी, का बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और वैलिड मार्केट बेस है जो कोई कर सकता है। और इसके अगर फ़ायदे की बात करें 5G के, तो 5G में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, हाई डेटा रेट है, 20 Gbps तक का बैंडविड्थ इसके 3 बैंड हैं, लो, मिड और हाई। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें, जैसे कि पहले 3G में हमारे पास 5 मेगाहर्ट्ज़ तक का ही बैंड होता था, जी, अब वो 40, 50, 60 एंड अप टू 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की हमारे पास बैंडविड्थ है। बिल्कुल। बैंडविड्थ को आपने एक पोस्टर के माध्यम से भी दिखाया। और और क्या फ़ायदे हैं? जनजीवन में काफ़ी ज़्यादा सुगमता आई है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका दिनचर्या पूरा टेक्नोलॉजी पर ही आधारित रहती है। और क्या क्या सुविधाएं लेकर आ रहा है 5G? 5G का इस्तेमाल एक क्रांतिकारी है। अगर बिल्कुल। हम इसे देखें, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड बेसिकली 5G कंसेप्ट इज़ फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। बिल्कुल, हर एक जगह, हर एक पर्सन, सबको सब कुछ को जोड़ना,
इज़ व्हाट मशीन टू मशीन यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग बेसिक्स। बिल्कुल। अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसे अपना पेशेंट है जो 1000 माइल्स अवे है, उसको अगर उसे ट्रीट करना है रियल टाइम मतलब तुरंत, जैसे अभी दर्शक हमें देख रहे हैं जी, दिस इज इन रियल टाइम। बिल्कुल। तो उसको अगर डेटा नहीं मिलेगा, अगर उसकी अपलोड डाउनलोड, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी वीडियो, तो वो उसे ट्रीट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। लाइक इन रोबोटिक्स, लाइक इन ऑटोमेशन। एआई से भी जोड़ना चाहेंगे ये प्रश्न, एआई क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जी, तो जी, उसके जी। बारे में भी थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी रिसेंट एंड इमर्जिंग टॉपिक। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखिए क्या करेंगे, एक बहुत ही मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको बताऊं। आप किसी भी मशीन को अगर उसे इतना ट्रेन कर दें कि वो अपने आप ही आउटपुट बताने लगे, जस्ट लाइक अगर भोपाल में एम्स हॉस्पिटल है, उसमें रोज़ अगर 500 लोगों की ईसीजी होती है, तो 1 महीने के पेशेंट्स का डेटा अगर हम उसे स्टोर करें और उसे ट्रेन कर दें, अरे यार अगर ये PQRS कॉम्प्लेक्स ऐसा आएगा तो ये रिजल्ट बताया डॉक्टर ने, बिल्कुल। अगर इसका कॉम्प्लेक्स ये है तो ये है, तो वो मशीन अपने आप में ऑटोमेटेड हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट आर्टिफिशियली उसे इतना इंटेलिजेंट कर देना कि वो अपने आप ही आउटपुट बताने लगे। बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट मीन्स वी कैन डू। हम 5G टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ काफ़ी रहेगी, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी, तो उससे हमारे पास एक बहुत ही मतलब एक सुगम तरीका रहेगा जिससे हम चीज़ों को जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे बहुत ही एमिकेबल वे में। हाँ, इसमें लो लेटेंसी रहती है। दिस इज़ व्हाट कि अगर किसी सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट करना है इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम जी, तो ये 4G LTE के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज़ इन मिली सेकेंड्स एंड it's very fine. This is one of the basic advantage of 5G over 4G LTE. बिल्कुल, मैडम ने टेक्निकल पार्ट हमें समझाया 5G का कि कितना महत्व है और किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, जो वेव्स हैं उसके बारे में मैम ने बहुत अच्छे से बताया। जिस तरीके से 5G का प्रचलन है, उसी प्रकार से अभी अभी सुनने में आया कि 6G भी जल्द ही सुनने में आएगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा हम ये मान सकते हैं कि अर्ली 2030s में या बिफोर दैट हमारे पास 6G टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी का जो फ्रिक्वेंसी बैंड है, हम ये कहेंगे ये हाई जो बैंड है जी, इट इज़ एक्चुअली लो बैंड अप टू 1 GHz है, मिड बैंड 3.3 to 3.6 GHz है, हाई बैंड उसका 300 अप टू 300 GHz है, बट हम उससे कम पे ही 24 टू बेसिकली 300 GHz तक है। लेकिन 6G के लिए जी, इट इज़ प्रपोज दैट लाइक इन अदर एशियन कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़, कि वो 300 GHz टू 3000 GHz पे यूज़ करेंगे, तो लो लेटेंस और हमारे पास जो उसकी विलंबता है बिल्कुल वो कम हो जाएगी जी, सिग्नल को भेजने की, रिसीव करने की। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट रहेगा डेटा को और हमारी मशीन्स को ज़्यादा एफिशिएंट वे में कनेक्ट करने का। बिल्कुल। 5G के साथ जैसे कि मोबाइल्स और हम लोग अभी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसको जब अपडेट होगा तो क्या लोगों को क्या करना होगा? हाँ जी, इसके लिए देखिए, अगर आपका फ़ोन 5G के उस बैंड को सपोर्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बैंड को जी, जो वो ऑपरेटर ने परचेस किया हुआ है बिडिंग में, बिल्कुल है ना, तो वो आप उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। वो 5G इनेबल्ड है मोस्टली, क्योंकि उन्हें मालूम है। अभी जैसे अब 6G की बात चल रही है जिसमें
अब वो 206 Gbps की स्पीड बता रहे, तो मतलब जो फ्रिक्वेंसी बैंड उनने एलोकेट करने की सोच रहे हैं, तो कंपनीज आर डूइंग इन दैट वे ऑल्सो कि हम अभी से उसे बनाएं। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात है। अगर हम नुकसान की बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना फ़ायदा देती है कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत होता है, हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ती है, तो नुकसान के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। नुकसान के लिए तो देखिए ये है कि इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स की काफ़ी स्कोप है। मतलब हम सारे जितने भी यूज़र्स हैं जी, उन्हें अलर्ट भी रहना है, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें अपडेटेड रहना है, और कोई भी उन पे साइबर या अनवांटेड थ्रेटनिंग ना हो, इसका हमें मतलब ध्यान रख। जैसा कि आज पेपर में पढ़ा कि हमारी पावर कारपोरेशन के सिस्टम में किसी ने उसे हैक कर लिया है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल, और वो उससे छेड़छाड़ कर रहा है जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही चिंताजनक विषय है। बिल्कुल ललिता मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया 5G के बारे में। अब हम हमारे जो दूसरा विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर का असर किस प्रकार किशोर अवस्था के बच्चों पर पड़ रहा है, तो जानेंगे उसी के बारे में। हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं सोनम चितवानी जी, जो कि मनोवैज्ञानिक है। बहुत बहुत स्वागत है सोनम जी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहेंगे सोशल मीडिया जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, और जो कि किशोरी अवस्था के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी को जब हमने लिया तो जैसे कि हम पहली चर्चा में देख रहे थे, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बच्चे उसको मैच्योरली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल। अगर हम इंटरनेट मैच्योरिटी की बात करें तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम 3 घंटे अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस 3 घंटे में हमने 3 घंटे की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल ली है, या हमने उसको ऐसे ही देखते चले गए और वो हमारे ब्रेन सिस्टम में चली गई। सपोज मैंने बहुत सारा कंटेंट देख लिया और एक बच्चा, यंग बच्चा ये देख लेता है कि मेरे दोस्तों से जो फिज़िकल कांटेक्ट है उससे तो अच्छा है कि मैं इससे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर लूँ। एंड बहुत सारी और चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों में। पर उसने 1 मिनट के लिए ये देख लिया कि इट्स वेरी कन्वीनियंट, यहाँ पे कन्वीनियंस है, तो पहला जो कनेक्ट कटा वो तो फिज़िकल कनेक्ट कट गया उसका। वहाँ पे फिज़िकल कनेक्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो जो आपने इन्फॉर्मेशन इतना सारा ले लिया वहाँ पे उस बच्चे ने, और वो ब्रेन में चली गई, और हम सोचते हैं कि हाँ इसका हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर इतना नेगेटिव पढ़ने से, वहाँ पे कंपेयर करने से, अपने दोस्तों को वहाँ प्रेजेंटेबल वे पे देखने से बच्चे कई बार, जैसे हमने कई केसेस पेपर में पढ़े हैं या हम आसपास में भी देखते हैं, वो मोबाइल्स की डिमांड करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। इनफैक्ट वो लोग ज़्यादा इक्विप्ड होने के बाद भी उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है वहाँ पे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ बच्चों से मनवानी है और उसको ट्रेंड कर दिया जाए तो वो भी अपना लेते हैं ये किशोर अवस्था के बच्चे, तो ऐसा कैसा होता है और इसके लिए हम लोगों को क्या, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है? देखिए, ये जो सवाल है वो बहुत गहरा सवाल है कि मनवाने के लिए, तो मनवाने के लिए यहाँ पे ये समझना है कि वो किशोर अवस्था है जहाँ पे उनका ब्रेन फुली फंक्शन नहीं है अभी, मतलब वो डेवलप हो रहा है। और डेवलपिंग स्टेट में डिसीजन लेने की क्षमता, हमें क्यों 18 साल के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ डिसीजन लेने की जो उनकी क्षमता है वो पूरी नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड कराते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ का बाइकआउट करो, तो ये चीज़ ठीक है, बच्चा वहाँ देख रहा है, जो हम किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को वहाँ डाल रहे हैं और वो उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो बच्चे टीवी पे देख के जितना जल्दी उस चीज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे, जो बोल नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, वहाँ से वो चीज़ ठीक है, पर उनका ब्रेन वहाँ पे कम्प्लीटली डेवलप नहीं, वो कैसा रिएक्ट करेंगे, इतने सारे उनके इमोशंस पॉपअप होते हैं ऊपर, उनको पता ही नहीं होता है कि अभी उस टाइम पे हैंडल कैसे करना है। अगर हम अपने आप को ही देखें वहाँ पे, अगर हमारे बहुत सारे इमोशंस सामने आके खड़े हो जाएं तो हमें तकलीफ होती है, पर बच्चे वहाँ पे ये नहीं समझ पाते कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। सो गाइडेंस के साथ में वहाँ चीज़ें हों, लिमिटेड वहाँ लिखा हुआ हो, वार्निंग्स हों, थोड़े से सजेशंस हों, आई थिंक सो उस वे में अगर हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इट्स मच बेटर। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है?
पेरेंट्स मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे पेरेंट्स ने बिल्कुल बच्चों को यूँ छोड़ दिया है, ऐसे कि गो आप जाइए और आपके पास एक हमने बढ़िया सी चीज़ आपके सामने रख दी है और अब आपकी लैविश लाइफस्टाइल का ये एक पार्ट है। वहाँ पे उनको ये देखना है, छोटी सी स्टडी है कि अगर आप 3 साल से पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं तो वो मेरे ऑब्जर्वेशन में वो एक हैंड ग्रेनेड की तरह है। आपने बच्चे के लैंग्वेज को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया और वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। सो वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होने से क्या होता है, जितने बच्चे आजकल हमारे पास स्टडी के लिए आते हैं वहाँ पे कि बच्चे बोल नहीं पा रहे या यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं करने पा रहे, हाइपर एक्टिव हैं, अधिकतर मामलों में वो ना हाइपर एक्टिविटी होती है ना वो लर्निंग प्रॉब्लम होता है, वो ये प्रॉब्लम होती है कि वो लैक ऑफ स्लीप है, क्योंकि वो सही से सोए नहीं। आपने दिन भर उन्हें मोबाइल यूज़ करने को दिया है और वन वे कम्युनिकेशन होने से आज वो सिर्फ मोबाइल को देख के सुनना पसंद करेंगे। उनकी जो शब्दावली या जो उनका पूरा एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होना था वो ख़त्म हो जाता है। सो इट्स माई सजेशन कि आप उसको मेच्योरली यूज़ करें। 3 साल से पहले के बच्चों को थोड़ा सा कम दें और जो टीनेज है, जो लर्न कर रही है, वहाँ पे जो उनका लर्निंग एरिया है उसको एक्सप्लोर करते समय उन्हें थोड़ा सा समझाइश भी दें वहाँ पे बच्चों को। बिल्कुल मैम, ऐसा देखा गया है किशोर अवस्था में थोड़ा सा इग्नोरेंस रहता है। अगर हम जो चीज़ के लिए मना करेंगे वो उतना ज़्यादा करने की इच्छा होती है। और आपने जैसा बताया, बहुत अच्छा मैसेज है सभी दर्शकों के लिए कि 3 साल से पूर्व अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया है तो वाकई में वो ग्रेनाइट से कम नहीं है। लेकिन आदत बन गई है क्योंकि 3 साल से पहले ही हम मोबाइल दे देते हैं और जो किशोरी अवस्था में आते आते उनकी ज़िद हो जाती है कि नहीं ये चीज़ चाहिए। आप जैसा समझते हैं कि जितना मना करेंगे उतनी उनकी ज़िद पकड़ेंगे। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को कैसे समझाना चाहिए अपने बच्चों को? देखिए, बच्चों के साथ आप जितना चीज़ को मना कर रहे हैं, जैसे कि आपने पूछा कि मैंने मना कर दिया कि तुम मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, पर आपने एक बोलते हैं ना पेरेंटिंग का स्टाइल है अपना, तो कई पेरेंट्स एकदम बोलते हैं ना हमने बच्चों को एकदम खुला छूट दे दिया, आओ जाओ जाओ सब इस्तेमाल कर लो। एक पेरेंटिंग होती है हम गए, अरे नहीं मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसका इस्तेमाल कम करना है, पब्लिक में जाके बोलते हैं। अगर आप वही चीज़ खुद भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे आपको देख रहे हैं। आपका कोई प्रोफेशनल काम है तो बच्चे वहाँ पे आके आप बोलते मम्मी आप तो पूरा दिन मोबाइल पे रहती है, मैं क्यों नहीं रहूँ? बिल्कुल। तो आप वहाँ पे वो सवाल करेंगे आपसे, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी देनी है कि इसकी आवश्यकता इतनी है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं अपना मोबाइल है ना फ्लिप करके रखती हूँ उल्टा, मतलब जो स्क्रीन है, इफ़ आई कैन शो इट, ये ऐसे मैं उसको ऐसे डाउन करके रखती हूँ ऐसे, ताकि मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं हूँ, मुझे बार बार मैसेजेस नहीं दिखे वहाँ पे। तो इसी तरह छोटी छोटी हैबिट्स के साथ में आप घर में बदलाव करें। बच्चों को एकदम से नहीं बोले कि ये बंद कर दीजिए, आप धीरे धीरे उन्हें वो चीज़ें सामने लाएंगे तो बच्चे मानने लगते हैं। स्पेशली जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैम मेरा पूरा काम तो फिर मोबाइल पे होता है, तो मैं दिन भर कैसे छोड़ दूँ? मम्मी तो कहती है छोड़ दो, टैब से हट जाओ। इवन आप देखें एजुकेशन सिस्टम ई लर्निंग पोर्टल पे चला गया है। तो जब हम ई लर्निंग पोर्टल पे चले गए हैं तो आपको वहाँ पे स्क्रीन गार्ड्स लगाते हैं ना, जैसे हम स्क्रीन के ऊपर, तो हमें भी हमारे दिमाग के ऊपर गार्ड लगाना पड़ेगा, इतने समय के लिए यूज़ करें और फिर बाहर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करें। और बच्चों को ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो उनका क्रिएटिविटी डैमेज होता है, वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है। देखिए मशीन के साथ वो जैसे चैट जीपीटी आया, आपने कुछ टाइप किया, आपको एक पूरा है ना आर्किटेक्चर वे में आपको एक पूरा डायग्राम मिल जाता है, एक आर्किटेक्चर। बट यहाँ पे बच्चे को अगर क्रिएटिविटी हमें डेवलप करनी है तो वो आपको यहाँ असिस्टेंस प्रोग्राम तो मिल जाएगा, पर आपकी ब्रेन ही उस लेवल पर डेवलप नहीं होगा। आप उस तरीके से सोचना बंद कर देंगे तो फिर आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगा। सो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में, बाहर एक्टिविटीज़ करने के साथ में, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है कि पेरेंट्स बच्चों को ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करने दें, पर छोटे छोटे बदलाव आसपास में ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि पेरेंट्स का कितना महत्वपूर्ण रोल है। और अगर आप एक समय बांधें, एक समय सीमा बांधें कि उसके बाद आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो वाकई में बच्चे एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ पाएंगे। हमारे साथ ललिता मैम भी हैं जिनसे हम टेक्नोलॉजी पर बहुत सारी बात करी, हमने 5G के बारे में बात करी। मैम आपका क्या विचार है? बात हो रही है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है किशोर अवस्था के बच्चों पर, तो आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, जैसे कि हर टेक्नोलॉजी का अपना यूज़ है और अब्यूज़ भी कर सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जिसे कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसको एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में
और एक टाइम लिमिट के साथ, जैसा मैडम ने कहा, उसे उतना ही लें, जैसे दवाई है उतनी ही खाएंगे, छोटी सी 5 mg 10 mg तो ही असर करेगी, उससे ज़्यादा खाएंगे अति सर्वत्र वर्जियेत। तो हर एक चीज़ की अति निश्चित है कि वो हमें पतन की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही डेंजरस चीज़ भी है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है कि तकनीक जितना फ़ायदा पहुंचाती है उतना हानि भी पहुंचाती है। सोनम मैम से हम बात कर रहे थे, मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि पेरेंट्स का क्या रोल है। लेकिन एक बात और देखी गई है, आत्मसम्मान की जब बात होती है, आज छोटा सा बच्चा भी इतना ज़्यादा फैमिलियर है सोशल मीडिया के पेजेस से कि सुबह उठते ही उनको भी रील्स और जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उसको वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं। तो उसके बारे में मैम आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले जहाँ आपने एक छोटा सा वहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। जी। जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो हमें छोटा सा, अगर मम्मी ने डांट दिया ना तो हमें लगता है ओ मम्मी ने डांट दिया, तो उसे रिकवर करने में टाइम लगता है, अंदर से हम सोचना चालू करते हैं। इसी तरह जब हम कोई रील्स देख रहे हैं या हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली आजकल बच्चे कई प्लेटफॉर्म्स पे है, तो वो अपने आप को भी वहाँ पे दिखाते हैं, आई एम दिस दैट। ठीक है, आप रीच के लिए जा रहे हैं, पर वहाँ एक वर्ड आजकल इस्तेमाल करके अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। तो जब फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि ओह मैंने ये इन्फॉर्मेशन चेक नहीं की, अरे मेरा तो ये रह गया, मैं तो इसको फॉलो करता हूँ, मैं तो इसको फॉलो करती हूँ, मुझे तो ये देखना रह गया, तो उनमें है ना एंग्शियसनेस और एंग्जाइटी की लेवल्स आ जाते हैं वहाँ पे जी। और उसके बाद जो उनकी दिनचर्या खराब होती है, उसके बाद वो लोग फील करना चालू करें, अरे मैं तो इतने सुंदर नहीं दिखता। इवन लड़कों में आप देखें, हम सिर्फ लड़कियों की बात करते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतने अच्छे से बोल नहीं सकता। और ये क्योंकि किशोर अवस्था है और वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वहाँ पे उन्होंने सोच लिया कि मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, और मान लीजिए 25 साल की उम्र में वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर ये ब्लॉकेज वहाँ पे रूल आउट कर गई तो वो शायद इंटरव्यू में बोलेंगे नहीं, उनको लगेगा कि शायद मैं नहीं बोल सकता अच्छे से। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक एक छोटी सी चीज़ करना ज़रूरी है कि आप वहाँ पे ये ध्यान दें कि ये सिर्फ यहाँ दिख रहा है, और आप अपने सेल्फ एस्टीम को जब आप करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि परिवार वालों से बात करें, आपके आसपास जो लोग आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं उनसे बात करें। आपको नीड है तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, अगर आपको लगता है ना मेरा सेल्फ एस्टीम कमज़ोर हो रहा है, मुझे बाहरी मदद की ज़रूरत है। नहीं तो घर में आपके आसपास का एनवायरनमेंट इनफ है जो आपको मदद दे सकता है। बिल्कुल मैम, इस प्रकार से सहायता तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन किशोर अवस्था के बच्चे बहुत ही नाजुक पल में रहते हैं और उन्हें पेरेंट्स की भी कोई बात बुरी लग सकती है, फ्रेंड्स की भी कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर लेते हैं और एक जो लाइक आता है उससे उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो उनकी क्या मनोस्थिति रहती है वो भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए कृतिका जी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि एक लाइक, एक छोटा सा लाइक, क्योंकि मेरी रियल दुनिया में मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। अब जब मैं वर्चुअल वर्ल्ड में जाऊंगी तो वहाँ तो इम्पोर्टेंस मिल रही है मुझे, मेरे अपीयरेंस पे या मेरे लिखने पे, तो वो मेरे सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करेगा उस मोमेंट के लिए, पर बाद में कितनी देर करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इट कुड बी वेरी टेम्पररी, बहुत टेम्पररी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि आप वर्चुअल वर्ल्ड के पपेट बन गए हैं, वर्चुअल वर्ल्ड आपको चला रहा है, या हम वर्चुअल वर्ल्ड को टेक ओवर कर लें और हम समझें कि इतना ही इनफ है मेरे लिए, और ये एक पार्ट है जहाँ हाँ ठीक है मैंने पोस्ट किया, मेरी चीज़ें पब्लिक में जा रही हैं, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ इनफ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात मैम आपने बताई है। आखिरी क्वेश्चन ललिता मैम आपसे, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और शिक्षकों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो शिक्षकों को बिल्कुल आइडियल रूप से मानते हैं। तो बीइंग अ टीचर आप क्या किस प्रकार से इस चीज़ को लेंगी, आप स्टूडेंट्स को क्या कन्वे करना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को जैसा कि हम आज के इसमें कोरोना के बाद और भी ज़्यादा ये चीज़ स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, ई लर्निंग के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने नोट्स, राइटिंग हैबिट्स उनकी काफ़ी पुअर हो गई हैं। तो उन्हें यही हम समझाना चाहते हैं कि ये एक वर्चुअल जो आपने एक अपना ऑरा बना रखा है कि सही में फ्रेंड्स, आप मिलिए जुलिए, एक दूसरे से बात करिए,
और पढ़ाई भी बुक से पढ़िए, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो देख के, या जो इंटरनेट रिसोर्सेज हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो किताबों में, पन्नों में है, उन्हें भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किताबों की बहुत महत्वता है, आज भी उतनी ही महत्वता है। और एक जो आइडल शिक्षक होता है वो यही चाहता है कि जो उनका छात्र रहे वो बिल्कुल अव्वल रहे। और इन सभी चीज़ों के साथ हमारे साथ सोनम छतवानी मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से किशोरावस्था में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को रिक्रिएशन की तरफ ले जा सकते हैं। साथ ही साथ हमें समझना पड़ेगा कि किशोरावस्था के बच्चों की ज़रूरत क्या है और उनको सोशल मीडिया के यूज़ के लिए समय देना चाहिए, एक लिमिटेड समय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, ये तो थी चर्चा आज की हमने बात करी, और अब हम आपको लेकर चलेंगे सैर पर, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहां से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहां पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती हैं तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहां से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। पचमढ़ी की रॉक पेंटिंग हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई पाषाण कालीन चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपने समय की युद्ध कला को चित्र के माध्यम से इन पत्थरों पर उकेरा है। समय बीतने के साथ अब ये शैल चित्र फीके हो गए हैं और धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए ये एक जगह बहुत ही आकर्षक है, जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं। बी फॉल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो ऊंचाई से गिर रहे झरने में नहाने से अपने आप को रोक नहीं पाते।
अब बात करेंगे हमारे मेहमान के बारे में। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान है, हमारे साथ है शुचि अग्रवाल जो कि आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुचि आपका हमारे आज के शो में। थैंक यू मैम। शुचि, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने विचार लाया मन में कि आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? मैम 2017 में मेरी पहली एग्जीबिशन लगी थी स्वराज भवन में, और ये एग्जीबिशन टोटली वॉल क्लॉक्स थीम पे ही बेस्ड थी। ये एग्जीबिशन काफ़ी सुपरहिट रही, काफ़ी मीडिया ने भी इसको कवर किया, एंड इनफैक्ट बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट ने भी आके मुझे बोला कि हमने एग्जीबिशन तो देखी है लेकिन ये एग्जीबिशन काफ़ी यूनिक लगी, जहाँ पे आपने वॉल क्लॉक्स को इतने ह्यूज नंबर में डिस्प्ले किया है। एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे मिक्स्ड मीडिया पे भी वर्क किया था। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि ये तो पता चल गया था आर्ट पैशन है, उसके बाद से थोड़ी कॉन्फिडेंस मिली है, मैंने सोचा कि फिर इसी पे ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बताया कि कैसे आपके आर्टिस्ट होने की शुरुआत हुई। उससे पहले कि अगर हम बात करें, आपकी पढ़ाई की बात करें, आपके बचपन की बात करें, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बचपन में मुझे आर्ट एंड पेंटिंग्स का काफ़ी शौक था, लेकिन 2017 के पहले की बात करें तो मैंने इंजीनियरिंग करी थी, एंड इंजीनियरिंग करते करते रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस फील्ड अच्छी है लेकिन इस फील्ड को आगे परस्यू नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करूँ। एंड मैंने देखा कि पेंटिंग्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सो देन आई रियलाइज दैट कुछ करियर स्विच करके कुछ अलग फील्ड में कुछ अलग किया जाए। तो क्या आप बचपन से इतने डिफरेंट तरीके की पेंटिंग्स बनाती थी? बचपन से पेंटिंग्स बनाती थी, पेंटिंग्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आई है वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की रेंज एंड सारी चीज़ों में वेरिएशन आए हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ भी क्या आपने कुछ वर्कशॉप करी पेंटिंग्स को और उभारने के लिए, अपनी इस कला को और उभारने के लिए? जी मैम, मैंने 12th में PCM लिया था, उसके साथ में फाइन आर्ट्स एज एन ऑप्शनल लिया था, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से मैंने बहुत सारे मेरे गुरुज हैं, मेंटोर्स हैं, जिनके अंडर मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है, बहुत सारा अपने आर्ट को रिफ़ाइन किया है, एंड साथ में छोटी छोटी वर्कशॉप्स मैं लेती रहती हूँ सो दैट हम और कुछ नया क्रिएटिव लेके आ सकें। बिल्कुल, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। माता पिता का कितना सहयोग मिला, किस प्रकार से आपने जो ये कला है इसके प्रति आप आगे बढ़ी, तो किस प्रकार से सपोर्ट किया आपके पेरेंट्स ने? मेरे पेरेंट्स ने मुझे अनलिमिटेड सपोर्ट किया है, जिसे हम कह सकते हैं। चाहे जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे अपने इंजीनियरिंग स्विच करके इस फील्ड में जाना है, तो वो लोग फर्स्ट पर्सन थे जिनने बोला कि नहीं ठीक है, वी सपोर्ट यू, हमें तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे, हम ट्रस्ट करते तुम्हारे इस करियर फ्रंट को। सो मैंने जब भी उनको जो भी चीज़ जिस भी तरीके से बताया है, उन्होंने सारी चीज़ों को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। एंड मेरा भाई जो है वो मेरा बिगेस्ट क्रिटिक है, वो मुझे हमेशा सारी चीज़ों के नेगेटिव पॉइंट भी बताता है, तो मेरे घर में पॉजिटिव नेगेटिव सारा डिस्कशन हो जाता है, एंड फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें साथ में डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, पेंटिंग मतलब इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, मतलब सुंदरता की बात होती है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए हैं और आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनको बहुत इम्पॉर्टेंट बना देती हैं ये दे करके, गिव अवेज दे करके। इसके बारे में आप बताइए, क्या कैसे प्लान करती हैं या नीड के अकॉर्डिंग बनाती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। सो बात करें मैरिजेस की, तो मैरिजेस में हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं कि हमारी मैरिज एक्स्ट्रा स्पेशल हो, एक्स्ट्रा यूनिक हो, उसके मोमेंट्स को हम और कैसे मेमोराइज कर सकें। तो वेडिंग में एक जो सबसे खूबसूरत पल होता है वो है वरमाला का। अब वरमाला के जो फ्लावर्स होते हैं वो एक पेरिशेबल आइटम है, कुछ समय बाद वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मैं वहीं पे उन फ्लावर्स को ड्राई करके, एक आर्ट फॉर्म होता है रेजिन में, रेजिन का यूज़ करके उनको प्रिजर्व करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट अब उनके साथ लाइफ टाइम के लिए वो अपनी वरमाला को अपने सामने देख सकते हैं और उससे बहुत सारे यूनिक और ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस बन सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को एक प्रोडक्ट उठा के दिखाइए, किस प्रकार से आपने इतने सुंदर जो फूल होते हैं। तो दर्शकों, जो फूल होते हैं, वरमाला होती है, वो शादी के बाद उसका क्या करें हमेशा हम ये सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ शुचि मैम है, वो इन्हीं फ्लावर से एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम बना देती हैं जो हमेशा के लिए यादगार रहती हैं और हमेशा के लिए आपके पास रहती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर पहल है, और क्योंकि आप जो वेस्ट होती हैं उससे भी नए नए प्रोडक्ट बना लेती हैं। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे आपने बनाए हैं? मैम, जो हमारी वेस्ट वुडन मटेरियल होता है, तो रिसाइक्लेबल वुडन मटेरियल से हम वुडन क्लॉक्स भी रेडी करते हैं। तो शादी में जैसे जब हमें गिफ्ट्स देना होता है एज अ वेडिंग फेवर, तो हम लोग कुछ ऐसे यूनिक गिफ्ट्स ढूंढते हैं जो लोग कोई आगे फॉरवर्ड ना करें। बिल्कुल, अदरवाइज वो सोन पापड़ी के डिब्बे जैसा हो जाएगा कि एक को मिला और उसने दूसरे को फॉरवर्ड किया। बिल्कुल। तो वेडिंग्स में भी हम कपल का हैशटैग लेके या उनके इनिशियल्स लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं,
जैसे वॉल क्लॉक्स हो गई। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दर्शकों, बहुत सुंदर वॉल क्लॉक आपने बनाई है और कस्टमाइज्ड वे में भी आप बनाती हैं। इसमें आपने थोड़ी जंगल की थीम दी है, हाँ जी, एनिमल्स को बनाया है, मोर है। इसमें क्या प्रोडक्ट्स आप जो बता रही थी, वुडन जो रहता है रॉ मटेरियल, उससे बनाती है? ये रिसाइक्लेबल वुडन मटेरियल है, उससे बनाया गया है और ये वैलेंटाइंस डे थीम को हमने कंजर्व किया था। ये हमारा अफ्रीकन आर्ट फॉर्म है जिसको हमने बनाया है जी। तो ऐसे और कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं जो आप बनाती हैं? मैम मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अभी हम देख सकते हैं स्क्रीन पर एक और आपकी सुंदर सी घड़ी है जिसको आपने बनाया है। ये किस थीम पर बनाई है? मैम ये अगेन वैलेंटाइंस डे थीम पर है, जिसको एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए डिज़ाइन करवाई थी जी। तो उनका ये था कि उन्हें कुछ रोमांटिक सी वॉल क्लॉक थीम में चाहिए थी, साथ में कुछ फ्लावरी इफेक्ट। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब एज पर नीड आप कस्टमाइज कर देते हैं उनके विचार को समझकर। ये भी बहुत सुंदर एक वॉल क्लॉक है जिसमें आपने एक महिला बनाई है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो पेंटिंग आप ही की रहती है, इसके ऊपर डिजाइनिंग भी आपकी रहती है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत वॉल क्लॉक्स आप कस्टमाइज करते हैं क्योंकि कस्टमाइजेशन का ज़माना है। ये किस फॉर्म में आपने बनाई है? मैम ये ब्लैक एंड वाइट थीम में है और इसमें जो सेंटर में आप लोगो देख रहे हैं वो एक कंपनी का लोगो है, तो कंपनी के लोगों को लेके ब्लैक एंड वाइट थीम में भी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जी। ऐसे तोहफे बहुत खास हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि कंपनी का लोगो है, तो जो कंपनी के लिए ऑनर हो जाता है उनका लोगो जब लग जाता है। इसी प्रकार से गांधी जी की एक तस्वीर है इस कस्टमाइज क्लॉक में, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको भी आपने बनाया है और भावनाएं जुड़ जाती हैं। हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की जो कला रहती है और वॉल क्लॉक यानी कि दिन भर उसी पर नज़र, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये वॉल क्लॉक का, ये सबसे बढ़िया है। वॉल क्लॉक के अलावा भी जानना चाहेंगे आपके कौन कौन से और प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाती हैं? जी, वॉल क्लॉक्स के अलावा हमने जैसे मोबाइल स्टैंड हो गया, पेन स्टैंड हो गया या फिर फ़ोटो फ्रेम्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो ये देख के बनाते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैंने एक गैलोपिंग हॉर्स का एक मोबाइल स्टैंड बनाया था, तो वो एक ऑफिस में लगना था। तो ऑफिस में अगर आप जानते होंगे गैलोपिंग हॉर्स जो होता है सिग्निफाई करता है सक्सेस, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो बहुत बार पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्स, कलर कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों को माइंड में रख के हम प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल। कला या टेक्निक की बात करें, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या कुछ करती हैं? मैम इंटरनेट एक हमें पता है हमारी बिगेस्ट टीचर है, तो इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे विजुअल्स होते हैं। एक तो इंटरनेट है, दूसरा मैं अपने मेंटोर से कनेक्टेड रहती हूँ, तो कुछ भी मुझे कहीं पे भी लग रहा है कि मैं और क्या कर सकती हूँ और क्या नया कर सकती हूँ, तो उनका गाइडेंस हमेशा रहता है। तीसरा मेरी मदर का बिगेस्ट सपोर्ट रहता है। बिल्कुल, लाइक मेरे जैसे वो भी बहुत इनक्विजिटिव हैं और हम दोनों का ब्रेन चलता रहता है कि और क्या नया करें और क्या नया लेके आए। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों के आपके जीवन में रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरी मॉम है, जिनसे मैं डेली बेसिस पे बहुत इंस्पायर होती हूँ कि मुझे कैसे हार्ड वर्क करना है और कैसे अपनी लाइफ को, अपने मिशन को फुलफिल करना है। मेरा ये मानना है हम सबका एक यूनिक मिशन है, तो मुझे वो मिशन को फुलफिल करना है, तो वो मैंने उन्हीं से सीखा है। बिल्कुल। फ्यूचर की अगर बात करें, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? मतलब आप ऐसे आर्ट फॉर्म्स बनाती हैं जिससे मतलब वेस्ट को भी आप यूटिलाइज कर लेती हैं, तो और आने वाले दिनों में क्या कुछ आप खास लेकर आने वाली हैं? मैम आने वाले दिनों में हम इसी को और थोड़ा ग्लोरीफाई और सिग्निफाई करेंगे। जैसे काफ़ी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है कि वो अपनी वरमाला को प्रिजर्व करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में तो पहला टारगेट यही रहेगा कि लोगों को रीच आउट करें, उनको बताएं कि आप अपनी वेडिंग्स को और मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं। साथ ही इन्हीं में हम बहुत सारे एडवांसमेंट लेके आएंगे। जैसे मैंने अभी एक रामायण का बुक स्टैंड बनाया था जी, तो उस तरीके से डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, इसी में ही और कुछ बड़ा करेंगे। बिल्कुल। क्या आप यूथ को सिखाती भी हैं अपने आर्ट फॉर्म्स? छोटी छोटी मैं वर्कशॉप करती हूँ, साथ में मैं एज एन एजुकेटर भी हूँ, तो शिक्षा के माध्यम से थोड़ा बहुत उनके साथ कॉन्वर्जेशन चलता है। आप किस क्षेत्र की शिक्षा बच्चों को देती हैं? मैं स्कूल एजुकेशन में बच्चों को जो एक्स्ट्रा एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे। बिल्कुल, मतलब आप आर्टिस्ट के साथ साथ शिक्षिका भी हैं, जो कि आप एजुकेशन के माध्यम से सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करना चाहती हैं। अचीवमेंट्स की अगर बात करें, हमने जैसा कि हमें पता है कि आपका जो वर्क है उसको काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिला है, विस्तार से जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ कहाँ अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं? मैम मुझे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रिशिएट किया है फॉर माई आर्ट वर्क।
एट द सेम टाइम हमारे स्टेट के सीएम मिस्टर शिवराज सिंह चौहान के लिए मैंने एक बार राइजिंग मध्य प्रदेश थीम पे एक क्लॉक डिज़ाइन करी थी, जो उनको काफ़ी पसंद आई थी। एंड हमारे जो फॉर्मर गवर्नर्स रहे हैं उनको भी मैंने गांधी क्लॉक्स भेंट करी हैं, जिस पे मुझे काफ़ी अभी हमने दर्शकों को दिखाई गांधी क्लॉक्स, बेहद सुंदर गांधी क्लॉक्स थी और वो भी गांधी जी को देखने में हमें एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जी मैम, और बताइए कि और कौन कौन मेरे लिए सबसे बड़ा जो मेरा अचीवमेंट है वो है मेरे क्लाइंट्स का या लोगों का प्यार और एप्रिसिएशन। बिल्कुल, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। एक मेरे पास कपल आए जिनके पास 6 मंथ ओल्ड पुरानी वरमाला रखी हुई थी, तो उनके लिए जब मैंने एक आर्ट फॉर्म बनाया तो प्रोडक्ट देख के इतना खुश हुए कि दे वर हैविंग टीयर्स ऑफ जॉयज इन देयर आईज। तो उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशी देख के मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है, जब लोग मेरे प्रोडक्ट को इतना अप्रिशिएट करते हैं और वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं वो डेली मॉर्निंग उठ के उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, तो ये मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट। बिल्कुल, आर्टिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। और आपने जो आर्ट फॉर्म चूज़ किया है उसमें आप भावनाओं को संजो के रख रही हैं अपने आर्ट फॉर्म में, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ऐसा पल आपकी ज़िंदगी में कब आया जब आपको लगा कि हाँ, वाकई में ये करने से मैं समाज में कुछ बदलाव ला सकती हूँ? मैम, ये तो मुझे बहुत इनिशियल फेज में ही रियलाइज़ हो गया था कि मुझे 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे आर्ट फॉर्म से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, अगर आज मैं एक मदर्स डे पे पेंटिंग बना रही हूँ तो लोग उसको देख के समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मुझे लगा ये चीज़ बेस्ट है जिसको मैं आगे परस्यू कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम अगर फ्यूचर जनरेशन भी मेरे से कुछ सीख रही है, मैं अगर उनके लिए इंस्पिरेशन बन रही हूँ, सो डेफिनेटली मैं राइट पाथ पे चल रही हूँ जी। एंड इन्हीं सारी चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इसको ही परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल। कितनी बड़ी टीम आपके साथ काम करती है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आप डिज़ाइन करती हैं और बल्क मात्रा में आप जैसे वेडिंग में आप देती हैं गिव अवेज, तो किस प्रकार से आप प्लानिंग करती हैं, एग्जीक्यूशन करती हैं और कितनी बड़ी टीम काम करती है आपके साथ? मैम, टीम की बात करी जाए तो हम फ्रीलांस आर्टिस्ट को हायर कर देते हैं एज द बेसिस ऑफ जितना ऑर्डर होता है उस हिसाब से। बाकी अभी तो सारी हैंडलिंग मैं ही सिंगल बेसिस पे कर रही हूँ, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है तब आर्टिस्ट को हायर करके हम प्रोसीड कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, लेकिन शिक्षा का कितना महत्व है आपके जीवन में? मुझे लगता है एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में। आज मैं जो भी हूँ उसमें एजुकेशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, चाहे वो मेरी स्कूल एजुकेशन हो गई, चाहे वो मेरे 4 years ऑफ इंजीनियरिंग के हो गए। आज मुझे लोग बाग ये बोलते हैं कि आपने इंजीनियरिंग क्यों करी जब आपको आर्ट में आना था, बट मुझे लगता है वहाँ से जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है दैट इज़ इनक्रेडिबल, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती जी। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हम चीज़ों को लेके बहुत पर्सपेक्टिव फॉर्म कर लेते हैं, हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो एजुकेशन का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड एज एन एजुकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस फेज ऑफ लाइफ में भी। बिल्कुल। और जो आज का हमारा विषय था सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव खासकर किशोरावस्था के बच्चों पर, इस पर आपका विचार भी जानना चाहेंगे। मैम, मुझे लगता है हमारे जो 2 एक्सपर्ट्स थे उन दोनों ने जो अपने व्यूज़ पॉइंट रखे वो डेफिनेटली प्रिसाइज थे। सोशल मीडिया इज़ अ मैंडेटरी इन दिस एज, बहुत इसके बेनिफिट्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके बहुत नेगेटिव पार्ट्स भी हैं। बहुत बार हम सोशल मीडिया में अपने आप को एंगेज हो जाते हैं, वो एक 1 लाइक का आपने एग्जांपल बताया था, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन हमें रियलाइज़ करना होगा कि हमारी असली दुनिया जो है वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल, तो एक बहुत स्लाइड लेकिन आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आप सदुपयोग करके इतने अच्छे आर्ट फॉर्म्स लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो ये एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है कि अगर हम चाहें तो सोशल मीडिया का सदुपयोग कर सकते हैं और जो अपना हुनर है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बात हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आपसे जानना चाहेंगे जो उभरते हुए कलाकार हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप अपने पैशन को कंटिन्यू रखें, भले ही आप दूसरे प्रोफेशन में अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मुझे पेंटिंग परस्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट अपने पैशन को जिंदा रखिए, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत एनर्जी देती है। बिल्कुल, आज भी अगर मेरा पूरा दिन भी बहुत टायरिंग है तो भी मेरे पास एनर्जी होती है कि मुझे अपने रात में जाके अपने प्रोडक्ट्स कंप्लीट करने हैं।
तो पैशन को जिंदा रखना मतलब अपने आप को जिंदा रखना, तो पैशन बिल्कुल। हमें हमेशा अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने शुचि जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुचि जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, कला से जुड़ी हुई, कि अपने पैशन को हमें अगर फॉलो करना है तो अपने आप में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही हम काम करें या जो शिक्षा प्राप्त करी है उसी की उसमें आगे बढ़े। तो शुचि अग्रवाल से हमने आपकी मुलाकात कराई, बहुत बहुत धन्यवाद शुचि जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।